हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के वीडियो में हम संधि का जो अंतिम पार्ट है या अंतिम सेक्शन है, जिसको हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने व्यंजन संधि को पढ़ लिया, उसके पहले लेक्चर में हमने संधि और स्वर संधि और उसके भेद को पढ़ लिया। तो आज ये संधि का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अब संधि से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके जहन में रहा होगा या आपके एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन आया रहा होगा तो वो अब पूरी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब संधि में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। कैसे किसी संधि युक्त शब्द का विच्छेद करेंगे ये आपको बता दिया गया, कैसे विच्छेद युक्त शब्द को कैसे संधि करेंगे ये आपको बता दिया गया। तो आज विसर्ग संधि पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है और विसर्ग संधि में किन किन नियमों के द्वारा हम विसर्ग संधि को बनाते हैं। और तो जैसे व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं और उस नियम के अनुसार संधि युक्त शब्द बनते हैं, ऐसे ही विसर्ग में भी बहुत सारे नियम हैं और उस नियमों के अनुसार ही विसर्ग में संधियां बनती हैं और उसका विच्छेद भी होता है। तो आज हम एक एक करके नियमों की व्याख्या करते हैं और उदाहरण के साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत की जाए विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि पहले होता क्या है इसको जान लिया जाए। तो जैसे लिखा हुआ है परिभाषा, देखो संधि में परिभाषा का कोई मतलब नहीं है लेकिन समझ लें, कभी कभी आ जाता है। तो विसर्ग संधि है क्या, देखो अब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन से जो मेल होता है, उसके मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है, उस विकार को ही क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि विसर्ग संधि की बात की जाएगी तो पहला शब्द, देखो हमने चर्चा कर लिया कि पहले शब्द के अंत में क्या होगा और दूसरे शब्द के पहले क्या होगा। तो चूंकि विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं तो पहले शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंत में यह पहचान है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग होगा। पहले शब्द के अंत में क्या होगा, विसर्ग होगा। यह विसर्ग संधि की पहचान है। और दूसरे शब्द के पहले, दूसरे शब्द के पहले वो स्वर भी हो सकता है या कोई व्यंजन भी हो सकता है। दूसरे शब्द के पहले स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में विसर्ग ही होगा। यह विसर्ग संधि की पहचान है। दूसरे शब्द के पहले चाहे स्वर हो या व्यंजन हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने स्वर संधि में पढ़ा तो पहले शब्द के अंत में कोई स्वर ही होगा, व्यंजन संधि में पढ़ा तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन ही होगा। ऐसे विसर्ग संधि में पहले शब्द के अंत में विसर्ग ही होगा। तो ये इसकी पहचान है। तो वही लिखा है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आवे या व्यंजन आवे तो इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आ गया। कहने का सेंस यह है कि पहचान क्या है विसर्ग संधि की, कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग ही होगा। अब विसर्ग मतलब समझ रहे हैं, वर्णमाला में आपको बताया गया है विसर्ग का मतलब क्या होता है। अब ये देखो आह को विसर्ग कहते हैं, लेकिन इसकी मात्रा के स्वरूप में यदि बात किया जाएगा तो विसर्ग का मतलब ये दो बिंदी रहेगा, ये आएगा, ना कि आप ढूंढे कि ये विसर्ग आएगा, नहीं, विसर्ग का जो चिन्ह है वो आएगा, दो बिंदी आएगा, ठीक है ना। अब कई सारे नियमों की बात करते हैं। तो एक एक नियम की बात की जाए तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो पहला नियम क्या कह रहा है,
पहला नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, देखो यहां लिखा है ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले देखो आ हो, और बाद में भी आ हो, प्लस बाद में भी आ हो, ठीक है ना, या कोई सघोष वर्ण हो, आ हो या कोई सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का, देखो लिखा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सघोष वर्ण होता है। पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या होता है, ये अघोष होता है। पहले प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसका पहला और दूसरा व्यंजन का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और सा ये अघोष होते हैं। और यहां बाकी दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष। तो कह रहा है ये विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, या कोई सघोष वर्ण हो, या रा ला वा हा आया हो बाद में, तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए विसर्ग का जो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। ये विसर्ग जो लगा है इसके स्थान पर ऊ हो गया, ठीक है ना। अब देखो, और यह ऊ जो विसर्ग है उसके स्थान पर ऊ हो गया, और यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर, पूर्ववर्ती मतलब जो ये आ है इससे मिलकर आ प्लस ऊ बराबर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। गुण संधि का नियम तो यही कह रहा है ना, तो वही यहां लिखा है कि विसर्ग का ऊ हो जाता है, और यह जो ऊ है पूर्ववर्ती आ के साथ मिलकर गुण संधि के नियम से ओ बन जाता है। गुण संधि में क्या था, गुण संधि में आ प्लस ई बनकर क्या हो गए थे, ए हो गया था, और आ प्लस ऊ क्या बन जाता था, ओ बन जाता था। वही यहां नियम करा कि विसर्ग का ऊ होता है और गुण संधि के नियम अनुसार आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। तो कहने का मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब उदाहरण के साथ इसको समझा जाए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई उदाहरण के साथ समझा जाए, देखो उपर्युक्त नियम का पालन होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। डायरेक्ट समझ लीजिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। झंझट और सारे नियम कानून से आप हट करके केवल जान लीजिए विसर्ग का ओ हो जाता है। देखो यहां देखो जैसे आधा, अब देखो यहां हम समझ लेते हैं आधा धन पतन। अब देखो यहां आधा में ये पहले ये विसर्ग है, उसके पहले देखो आ रहा नहीं, ये ऐसे जब इसको निकालेंगे आधा में तो आ निकल आएगा और यहां विसर्ग हो गया। और यहां देखो क्या रहा है, पा रहा है, आधा धन पतन। अब देखो विसर्ग का ये जो विसर्ग है और ये मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए, विसर्ग मिलकर वो हो गए। तो अध धन पतन बराबर क्या हो गया, अधोपतन हो गया। मनाधन विकार बराबर क्या हो गया, मनोविकार हो गया। मनाधन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। ऐसे बहुत सारे विसर्ग का ओ हो गया। सब में देखिए विसर्ग का क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। मनाधन योग मनोयोग, वयाधन वृद्ध वयोवृद्ध, मनाधन दशा मनोदशा, पयाधन दा पयोद, मनाधन रथ मनोरथ, यशाधन धरा यशोधरा, यशाधन दा यशोदा। बहुत सारे उदाहरण है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और उदाहरण देखो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अपवाद भी है, नियम का अपवाद भी है। जैसे दो शब्द हैं, क्या है, पुनः और अंतः। जैसे दो शब्द हैं पुनः और अंतः। अब देखो यहां क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के पहले आ है, और बाद में देखो बाद में यहां जन्म है सघोष वर्ण है, और यहां धान है सघोष वर्ण है। तो अब ये क्या हो जाना चाहिए, ये विसर्ग का ओ हो जाना चाहिए, यहां विसर्ग का ओ हो जाना चाहिए। लेकिन ये इस नियम का अपवाद है। यहां क्या है, यहां कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, ओ नहीं होता है, रा हो जाता है। तो पुनः धन जन्म बराबर क्या बनाया, पुनर्जन्म नहीं पुनर्जन्म हो गया। और अतः या अंतः धन धान, अंतः धन धान बराबर
अंतर्धान हो गया। तो ये दो इस नियम के क्या हैं? अपवाद हैं। ये दो इस नियम के अपवाद हैं, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को ज्यादा एग्जाम में इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस नियम का अपवाद है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो क्वेश्चन इसमें जानते हैं क्या? आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पुनर्जन्म का विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का विच्छेद क्या होगा। अब ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि पुनर्जन्म का विच्छेद क्या होगा। तो जनरली हम क्या बता देते हैं? पुनर्धन जन्म, जनरली हम ये बता देते हैं। ऐसा नहीं है, पुनर्धन जन्म ऐसा नहीं है। ये है क्या? ये विच्छेद है क्या? पुनः धन जन्म। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है अपवाद के रूप में। तो ये दो शब्द हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आया समझ में? चलिए, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं या अगले नियम की बात करते हैं। देखो अगला नियम क्या कह रहा है आपका? अगला नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, देखो यहां विसर्ग है और इसके पहले आ है और बाद में क्या है? का खा पा फा, बाद में का खा पा हो, ठीक है, में से कोई भी वर्ण आया हो, तो संधि होने पर विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पहले शब्द के अंत में क्या आया हो? आ आया हो और विसर्ग के बाद में का खा पा फा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, बराबर विसर्ग ही रहता है। अब यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा अच्छे ढंग से आप समझें, देखिए क्या लिखा है? प्रातः, देखो विसर्ग के पहले आ है, प्रातः काल लिखा है। अब देखो विसर्ग के पहले आ है, ता में आ है ना, और विसर्ग के बाद का खा, क्या कह रहा है नियम? का खा पा फा आया हो, तो देखो का है, तो अब ये सीधा सीधा कुछ नहीं बदलेगा, बस देखो प्रातः काल हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। अंतःधन करण, अंतःकरण हो गया। वयः धन क्रम, वयः क्रम हो गया। पयः धन पान, पयपान हो गया। अधः धन पतन, अधपतन हो गया। अंतःधन पुर बराबर अंतःपुर हो गया और अधधन फलित बराबर अधफलित हो गया, ठीक है ना? तो ये दूसरा नियम है विसर्ग संधि का, ये दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि का खा पा फा आएगा तो विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगले नियम पर बात करते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? इसी नियम में अपवाद भी देख लेते हैं, अपवाद पर ज्यादा ध्यान रखना है आपको, समझिएगा। तो इसमें क्या है? अब देखो यहां एक शब्द लिखा है नमः और दूसरा है पुरः। विसर्ग के पहले आ है और यहां देखो विसर्ग के पहले आ है और बाद में नियम क्या कह रहा है? का खा पा फा आवे तो विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाता है। लेकिन अब देखो नियम के अनुसार ये नमः प्लस कार ये बनना क्या चाहिए? नमःकार बनना चाहिए। अब नमःकार कोई शब्द थोड़ी है, तो यहां क्या बन गया? अब यहां अपवाद कह रहा है कि इन दो शब्दों में नमः का नमस और पुरः का पुरस हो जाता है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। ये अपवाद है इस नियम का। तो नमाधनकार क्या हो गया? नमस्कार हो गया और पूरा धनकार क्या हो गया? पुरस्कार हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अपवाद है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नियम पर बात किया जाए। चलिए अगले नियम पर बात किया जाए। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम कह रहा है यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा? तालब्य सा। विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। जल्दी से उदाहरण पर बात कर लें। उदाहरण क्या कह रहा है? हरि धन चंद्र, विसर्ग का सा हो गया। देखो इसमें कुछ है ही नहीं है, सीधा सीधा जुड़ना है। विसर्ग का सा, नियम क्या कह रहा है? विसर्ग का सा हो गया है तो विसर्ग के स्थान पर सा कर दीजिए। तो हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र,
दू धन चरित दुश्चरित, निधन चल बराबर निश्चल, निधन चय बराबर निश्चय, प्रायः धनचित बराबर प्रायश्चित, पुनः धनचर्या पुनश्चर्या, निधन छल बराबर निश्चल। नियम केवल विसर्ग का क्या हो जा रहा है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जा रहा है, सा हो जा रहा है, यही नियम कह रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला नियम क्या कह रहा है भाई, अगला नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग का अब की मूर्धन्य सा हो जाता है। वहां क्या था, तालब्य सा था, यहां क्या था, मूर्धन्य सा हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे दूधनटा दुष्ट, निधन ठुर निष्ठुर, ततः धन ठकार बराबर तटस्थकार, तटस्थकार। आया समझ में ना। ये सब बहुत पूछे जाने वाले एग्जाम्पल होते हैं, लगभग एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत छोटे छोटे नियम है। आगे कौन सा सा होगा इस पर बात करते हैं। देखो यदि विसर्ग के पहले, अब नियम और बदल गया, विसर्ग के पहले ई या ऊ आया हो, विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, और विसर्ग के बाद में का खा पा फा आया हो, का खा पा फा आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, निधन कपट बराबर निष्कपट, विसर्ग का सा तालब्य सा, सॉरी मूर्धन्य सा, निधन करुण निष्करुण, आविधनकार आविष्कार, दुधन कर दुष्कर, बहिधनकार बहिष्कार, निधन कारण निष्कारण। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल आपके सामने हम यहां दे रहे हैं कि आप एक एक करके समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है ना। चलिए अगले नियम पर बात कर ले। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद में ता था सा आया हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ये ता था सा हो तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। नियम समझा जाए, नियम तो हो गया, एग्जाम्पल समझा जाए। नमः दंते बराबर नमस्ते, निधनतार बराबर क्या, निस्तार, निधन तेज निस्तेज, दूधंतर दुस्तर, मनाधन ताप मनस्ताप, दूधन थकार दुष्थकार, निधन साहस निस्साहस, निधन संदेह निसंदेह। बहुत सारे एग्जाम्पल। विसर्ग के बाद क्या आया हो, ता था और सा आया हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जल्दी से अगले नियम पर बात कर ले, क्योंकि बस इसमें केवल नियम आपको समझना है, कहीं और कुछ तोड़ने जोड़ने के चक्कर में नहीं रहना है। बस विसर्ग कहीं हट जाएगा और विसर्ग कहीं नहीं हटेगा, और कहीं कोई इसमें नया, और विसर्ग यदि हटेगा तो कहीं सा आ जाएगा, कहीं चा आ जाएगा, कहीं तीनों प्रकार के सा में आ जाएगा, कहीं ओ हो जाएगा। यही सब नियम है। चलिए अगला क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले ई और ऊ हो, विसर्ग के पहले ई और ऊ हो, और विसर्ग के बाद रा आया हो। ठीक है ना। तो ई का बड़ी ई और ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, मतलब ई और ई जो है, ई और ऊ है वो अपने का दीर्घ हो जाते हैं। यदि विसर्ग के बाद रा है और उसके पहले ई और ऊ है तो ई और ऊ जो है ये अपने का क्या हो जाते हैं, अपने का दीर्घ हो जाते हैं, और दीर्घ होंगे तो ई का बड़ी ई और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है ना। ये नियम कह रहा है। चलिए एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर किया जाए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे देखो निधन रस, अब यहां देख लो निधन रस, विसर्ग के पहले देखो छोटी ई आया है, मैंने कल बताया था, ये ध्यान रखना। विसर्ग के जब इसको विच्छेद करेंगे तो ना धन ई होगा, और यहाँ विसर्ग, और यहाँ देखो रा आया है तो इसका क्या हो गया, अपने का दीर्घ हो गया, तो ये ना पर बड़ी मात्रा और रासा हई है, इधर देखो रासा हई है, हो गया निधन रस बराबर नीरस हो गया, निधन रोग बराबर निरोग हो गया, निधन रव बराबर नीरो हो गया, दू धन राज बराबर, अब देखो यहाँ दू
धनराज, यहां दा और उ है और यहां राज है, रा आया है, अपने का क्या हो गया, अपने का दीर्घ हो गया और यहां राज है ही है। अब ये क्या हो जाएगा, दुराज, दुराज हो गया, दू धन राज बराबर दुराज हो गया, दू धन रम्य बराबर दुरम्य हो गया। तो यदि विसर्ग के बाद रा आया हो और विसर्ग के पहले ई या उ हो तो ई और उ अपने का दीर्घ हो जाता है, ये इस नियम के अनुसार। और ये एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए नेक्स्ट नियम पर बात कर ले भाई। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ स्वर का बोध हो, विसर्ग है और उसके पहले के वर्ण में यदि आ स्वर का बोध हो, आ का स्वर बोध हो जानते ही है, और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर, आ के अलावा, विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई अन्य स्वर आवे, मतलब आ ना आवे, बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए आई ओ आओ कुछ भी आवे, अन्य स्वर आवे तो क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग लोप हो जाएगा। उदाहरण से और ज्यादा क्लियर होगा, देखो जैसे सघा धन आलय, अब देखो यहां क्या कह रहा है, सघा धन आलय, नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले जो वर्ण है उसमें आ स्वर हो, देखो सघा में आ है और विसर्ग के बाद देखो आ को छोड़कर बड़ा आ आया है, नहीं आया है, तो केवल विसर्ग हट जाएगा बस, तो सघा धन आलय बराबर सघा, ये सघालय हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, ये हो जाएगा सघालय, क्योंकि जब जुड़ेगा तो इसमें बड़ाक मात्रा हो जाएगा, सघालय हो जाएगा। देखो पयाधन आदि, ये इसको भी सही कर लीजिए, टाइपिंग कहीं मिस्टेक है, पयाधन आदि बराबर क्या हो जाएगा, पयाद हो जाएगा, इसमें या पर बड़ाक मात्रा लग जाएगा। अतः धन यो बराबर अतएव हो गया, तथा धन यो ततएव हो गया, ठीक है ना, तथा धन एव बराबर ततएव हो गया, ततएव हो गया। तपाधन उत्तम, अब देखो तप उत्तम है, तप उत्तम है, ये कैसे लिखा जाएगा, मात्रा नहीं लगेगा, मन धन उच्छेद, यहां तो सही है लेकिन यहां मात्रा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि विसर्ग के पहले यदि आ हो और उसके बाद में आ को छोड़ करके कोई स्वर हो तो फिर वो क्या हो जाता है, वो फिर विसर्ग हट जाता है, बाकी और कोई चेंजेज नहीं होते हैं। यदि उसमें जुड़ने वाले होंगे तो जो स्वर है वो पहले वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा, और एक नहीं जुड़ने वाला होगा तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहां देखो, यहां बड़ाक मात्रा यहां लग सकता है पयादि में, अतएव में क्योंकि यहां पहले से ही स्वर लगा है इसलिए यहां दो स्वर नहीं हो सकता, यहां है तपाधन उत्तम, चूंकि यहां आ लगा है यहां हो नहीं सकता है, ठीक है ना। अब यहां क्या हो गया, यहां अब देखो आ और उ मिलकर तपोत्तम हो सकता, अब यहां देखो इसको यदि और तरीके से समझे तो फिर यहां ये विसर्ग जब हटेगा तो गुण संधि का नियम के अनुसार ये ततएव हो जाएगा, ततएव, और ये तपोत्तम हो जाएगा, ये मनुच्छेद हो जाएगा। इसको यदि आप देखें तो ये ततएव हो जाएगा और ये तपोत्तम हो जाएगा, तपोत्तम, और ये क्या हो जाएगा, मनुच्छेद हो जाएगा, ये मनुच्छेद हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मनुच्छेद हो जाएगा, ये गुण संधि का नियम लगेगा, ठीक है ना। तो यहां डायरेक्ट लिख दिया गया, गलत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया गया है, और जब ये इसमें गुण संधि का नियम लगेगा तो ये शब्द बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नियम पर बात कर लिया जाए, क्या कह रहा है भाई, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो, मतलब क्या है, विसर्ग यदि है तो यहां आ और आ ना आया हो, ये दो ना हो, तो ई उ ए आई ओ औ इत्यादि कोई स्वर आया हो, और
विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आया हो, मतलब आ ही आया हो, या सघोष वर्ण आया हो, या रा ला सा सॉरी या रा ला वा हा आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। इंपॉर्टेंट नियम है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या सघोष वर्ण हो, या रा ला वा हा हो, तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर रा हो जाता है, आधा रा हो जाता है। उदाहरण के द्वारा इसको और समझा जाए, देखो आशी धनबाद, इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया, आशी धनबाद, तो ये क्या हो जाएगा, समझो इसको, आशी धनबाद। अब क्या हो गया, ये जो विसर्ग है इसका क्या हो गया, ये रा हो गया और ये वा और दा हो गया। अब ये किस पर रा लगेगा, ये रा का उच्चारण कहां हो रहा है, ध्यान रखिएगा, लिखने में रा का उच्चारण कहां हो रहा है, ये तो जहां होता है आधा रा उसके पीछे वाले वर्ण पर लगता है, तो ये क्या हो गया, आशीर्वाद, ये आपका हो गया, विसर्ग का रा हो गया। दूधन जन बराबर दुर्जन, दूधन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दूधन आशा बराबर दुराशा, दूधन गंध बराबर दुर्गंध, दूधन नीत बराबर दुर्नीत, दूधन आत्मा बराबर दुरात्मा, दूधन आत्मा रा हो गया, विसर्ग का रा हो गया, और जो उधर स्वर है उसके साथ जुड़ गया, दूधन गुण दुर्गुण हो गया, निधन उपाय निरुपाय हो गया, निधन गुण बराबर निर्गुण हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में कोई स्वर है, सघोष वर्ण है, या रा ला वा इनमें से कोई वर्ण है। आया समझ में? चलिए अगले नियम पर बात करते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, ये उसी का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, ये उसी का उदाहरण है। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आवे, विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आवे, हर्ष स्वर है, और विसर्ग के बाद सा में से कोई हो, तीनों सा में से कोई सा आवे, तो विसर्ग का जो का त्यों रहता है और सा का द्वित हो जाता है। द्वित मतलब उसी का पहले आधा सा और फिर पूरा सा, विसर्ग जो का त्यों रहता है, या वर्तनी के अनुसार विसर्ग के स्थान पर सा का द्वित हो जाता है। अब देखो इसको उदाहरण के द्वारा और समझे, द्वित का मतलब क्या होता है जरा इसको समझो। जैसे अंताधन शक्ति, तो अब अंताधन शक्ति बराबर विसर्ग ज्यों का त्यों भी रह सकता है, और यदि लिखा जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी। तो देखो यहां इसका द्वित हो गया, अंताधन शक्ति है, अंतस शक्ति, ये आधा सा है, अंतस शक्ति हो गया, द्वित हो गया, सा आधा सा और पूरा सा द्वित हो गया सा का। जैसे नमः धन शिवाय, तो नमः शिवाय, नमः धन शिवाय, नमः शिवाय और नमः शिवाय, ऐसे भी हो गया, सा का द्वित हो गया। तो कहने का मतलब यदि पहले आ हो, ई हो, ऊ हो और विसर्ग के बाद में सा में कोई आवे, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, या सा का द्वित हो जाता है। देखो यहाँ ज्यों का त्यों है और यहाँ द्वित हो गया है, यहाँ ज्यों का त्यों है, दुधन शासन, दुशासन भी लिखा जाता है, दुशासन भी लिखा जाता है, तो यहाँ दोनों, यहाँ द्वित हो गया है, यहाँ विसर्ग ज्यों का त्यों है। यहाँ दुधनशील, दुशील, और यहाँ दुशील, दुशील, दुशील दोनों लिखा जाता है। इसलिए वहां नियम में दोनों लिख दिया गया है कि ज्यों का त्यों रहेगा, और या तो विसर्ग का के बाद में जो सा आया है वो अपने का द्वित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नियम कह रहा है निधन शुल्क बराबर निःशुल्क और निःशुल्क। निःशुल्क है तो विसर्ग ज्यों का त्यों है, और निःशुल्क है तो सा का क्या हो गया है, द्वित हो गया है, ठीक है ना। चलिए अगले नियम पर बात कर लें, और ये इस संधि का अंतिम नियम है, इस विसर्ग संधि का अंतिम नियम है, इसको समझा जाए। देखिए तो यदि क्या कह रहा है नियम, विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर आया हो, विसर्ग के पहले भी आ हो, जैसे यहां विसर्ग है और यहां भी आ हो और यहां भी आ हो, तो क्या कह रहा है, विसर्ग
तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, और बाद का जो आ है वो खत्म हो जाएगा और उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह आ जाएगा। जैसे अंग्रेजी में यस बनाते हैं, कैपिटल यस, ऐसे संस्कृत में इसको लुप्ताकार का चिन्ह कहते हैं। संस्कृत में इसको लुप्ताकार का चिन्ह कहते हैं। तो कहा है, नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, तो पहले आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद में आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह आ जाता है, जो अंग्रेजी के कैपिटल यस नुमा बनता है। ठीक है ना। उदाहरण के द्वारा इसको और समझ लीजिए। जैसे देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, जैसे यहां देखो प्रथम धन अध्याय, तो प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय। अब आप यहां देखिए विसर्ग के पहले भी आ है, यदि यहां आप निकालिए तो इसमें भी आ है और विसर्ग है और यहां अध्याय है, बाद में भी आ है ना, अध्याय है, तो ये दोनों मिलकर ओ हो गए। और यहां अध्याय, अब इसका लोप हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा, इस लोप का लोप हो गया, यहां लुप्ताकार का चिन्ह आ गया, अध्याय। अब इसको जोड़ेंगे तो प्रथमो क्या हो गया, प्रथमो, देखो ये हो गया प्रथमोध्याय, लुप्ताकार का चिन्ह लगा दीजिए, प्रथमोध्याय, देखो वही लिखा ना, प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय। जैसे मनाधन अभिलाषा, मनोभिलाषा, लुप्ताकार का चिन्ह हो गया, कह धन अपि, को अपि। अब वैसे इस लुप्ताकार को आ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन नियम के अनुसार ये लुप्ताकार के जो आ है वो लुप्ताकार के चिन्ह में बदल जाता है। यशाधन अभिलाषी, यशोभिलाषी, तो ये कह रहा है कि एक विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, तो विसर्ग और पहला आ ओ हो जाएगा और बाद वाला जो आ है वो खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस विसर्ग संधि का ये अंतिम नियम था। तो ये कुछ 8-10 नियम के द्वारा जो विसर्ग संधि में बनते हैं, उसके द्वारा आपको विसर्ग संधि पूरी समझा दी गई है, उदाहरण के साथ समझाया गया है, व्याख्या भी कर दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब विसर्ग संधि से संबंधित कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अब आपका छूटेगा नहीं। यदि साथ में इसको पढ़ते हुए कोई और कंफ्यूजन है तो 2-3 बार इस वीडियो को आप प्ले करके देख लीजिए, और यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उसका उत्तर आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।